साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज के जो विषय हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। क्या विषय हैं आइए आपको बता देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे वैज्ञानिक विधि से कैसे करें नए बागों की स्थापना, और इसके साथ ही बात होगी किसानों की उपज के मूल्य संवर्धन की भी। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं किस तरीके से जो हमारे विषय रहेंगे आज, वैज्ञानिक विधि से कैसे करें नए बागों की स्थापना और इसके साथ ही किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन। जी हाँ, ये हमारे आज के विषय रहेंगे दोनों। और इन दोनों ही विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060 1800113061। तो ये नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय सिंह मीणा जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं NVPGR के क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मीणा आपका। नमस्कार। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर VK दुबे जी। आप कार्यकारी निदेशक हैं NCUI नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दुबे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हमने आज आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे किस तरीके से वैज्ञानिक विधि से जब नए बागों की स्थापना की बात कही जाती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके साथ साथ जब किसानों की आमदनी को बढ़ाने की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मूल्य संवर्धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में डॉक्टर दुबे सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, मूल्य संवर्धन की जब बात कही जाती है या सरल शब्दों में हम कहें कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए ये एक ऐसी तकनीक हम मान सकते हैं जिसमें किसान भी रुचि लेने लगे हैं, लेकिन क्या स्थिति इसकी हमारे देश में? देखिए, अभी जो हमारे देश में प्रोसेसिंग या मूल्य संवर्धन का काम बहुत ही कम 1 या 2% होता है, जबकि विदेशों में इसका करीब 70-80% भी होता है जी। लेकिन हमारे यहाँ उनकी आय किसानों की बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है देश में, क्योंकि इसकी वजह से किसान जो है इस खेती से हट रहे हैं और उन्हें लाभ नहीं हो रहा। तो उत्पादन अच्छा हो, क्वालिटी का हो उत्पादन, और उसका विपणन यानी जो बेचने की प्रक्रिया वो अच्छी हो, और दूसरा तीसरा जो सबसे अभी ज़रूरत है आज के समय में कि जो भी उत्पादन होता है उसका किस तरीके से रूप बदल करके, किस तरीके से नए रूप में ला करके, जिस रूप में लोग उपयोग करते हैं उसको ला करके ऐसा मार्केट में बेचा जाए जिससे मूल्य अधिक मिलेगा। दूसरे इसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब अधिक उत्पादन होता है तो वो खराब हो जाती हैं। मुख्य रूप से जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारे फल हैं, काफी नुकसान इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। रेट एकदम गिर जाते हैं, और इनको अगर प्रोसेसिंग यानी मूल्य संवर्धन करके नए रूप में लाएं तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा और उनका किसानों का फायदा होगा। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से किसानों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अब आप जाहिर तौर पर यही सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे इससे हम जुड़ सकते हैं या कैसे इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, इसके बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए इसको और अच्छे से समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि उपज का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण जरूरी है। किसान द्वारा उगाई जाने वाली बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा दिनों तक भंडारित करके नहीं रखा जा सकता। ऐसे में इन फसलों का मूल्य संवर्धन करके किसान ऐसी फसलों को लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्कृत करके किसान विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश किया जाता है। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, दूध व दूध से बने उत्पाद, मिठाई, चॉकलेट और सोया आधारित उत्पाद आदि शामिल है। सुविधाजनक और कम समय में तैयार होने वाले भोजन की जरूरतों ने खाद्य प्रसंस्करण को एक नया रूप दिया है। मौजूदा मांग को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर खाद्य प्रसंस्करण करके फसलों का मूल्य संवर्धन किया जा सकता है और इससे किसानों को आय भी अच्छी हो जाती है। तो जाना आपने किस तरीके से, देखिए हम अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं सिर्फ जानकारी हासिल कर, और इसके लिए हर एक स्तर पर हम मान सकते हैं प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकारों की बात करें, कृषि विश्वविद्यालय, अलग अलग संस्थान जो हैं इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे किसान की लागत को कम करें और उनके मुनाफे को बढ़ा सकें। जब मुनाफे की बात की जाती है, हम सभी जानते हैं हमारे देश में बागवानी का जो रकबा है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और काफ़ी मुनाफा जो है इसके ज़रिए आता है। लेकिन जब इसके आधार की बात कही जाती है, यानी नए बागों को जब हम सोचते हैं तो किस तरीके से इनकी स्थापना करनी है, इस बारे में यहाँ डॉक्टर मीना आपसे मैं समझना चाहूँगा। वैज्ञानिक विधि की जब हम बात करते हैं नए बागों की स्थापना को लेकर, तो ये किस प्रकार अलग हो जाती है और किस पर ज़्यादा हमारे किसान को ध्यान देना चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि दुबे साहब ने बताया कि हमारे जो खाद्यांश हैं या फल सब्जी हैं उनका जो है उचित पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने के कारण और उनका मूल्य संवर्धन नहीं हो पाता, जिससे कि किसानों को उचित आय नहीं मिल पाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये जो बागों का है, बागों का लिंक उसी हिसाब से होगा जी। तो किसान भाइयों को क्या करना होगा कि जैसे पेरिसेबल्स आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, उनकी जो सेल्फ लाइफ 1-2 दिन या 3 दिन 4 दिन रहती है, तो स्टोरेज की उनके पास अभाव है। तो किसान भाइयों को ऐसे फल वृक्षों का सिलेक्शन करना होता है जिनका जो है कुछ अगेती किस्में हो, कुछ मध्यम किस्में हो, कुछ पछेती किस्में हो, कि वो एक साथ मार्केट में गलत में नहीं आए। और गलत में एक बार आएगा तो वो उसका जो है स्टोरेज हमारे पास इतनी संभावना है नहीं है, प्रोसेसिंग की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी है नहीं है। तो क्योंकि जैसा कि दुबे साहब बता रहे थे कि हमारे विदेशों में जो है 70 से 80% जो है प्रोसेसिंग होता है प्रोडक्शन का, लेकिन हमारे देश में ये आंकड़ा बहुत कम है, करीब 2 से 3% पर ही रुक जाता है। अगर आज हम आंकड़ों पर गौर करें तो हमारा जो है फलों का उत्पादन लगभग 99 मिलियन टन है जी, और विश्व में दूसरे नंबर पे हमारा देश जो है स्थान रखता है जी, लेकिन उनका प्रोसेसिंग का अभाव है। तो किसान भाइयों को जो है शुरू में जैसे गलत समय पर लिए गया निर्णय उनके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो जो फल बगीचों की स्थापना है जी, उनका उन्हें पहले अपनी मिट्टी का, पानी का जाँच करानी चाहिए और उसमें कौन सी किस्मों का वो सिलेक्शन करेंगे कि वो लंबे समय तक जाए, वो सारी बातें जो है इसमें ध्यान रखना चाहिए। और कब, जैसे अभी आपको मालूम है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम जो है इन फल वृक्षों को लगाने का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि इसमें जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी है और जो टेम्परेचर कम जाता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा समय जो है वो तो सर्वोत्तम है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक विधि है, वो आपसे आगे हम जानेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। देश में काफी संख्या में किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फलों की खेती भी कर रहे हैं। दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है। ये समय नए फल बाग लगाने के लिए एकदम सही है। किसान इस समय वैज्ञानिक विधि से कई फलों के बाग लगा सकते हैं। आम, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, लीची, जामुन और कटहल के बाग इस समय लगाए जा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाए। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना फायदेमंद रहता है। किसान मिट्टी की जांच जरूर कराए। मिट्टी की जांच कराने के बाद पता चल जाता है कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। पौधों की रुपाई से पहले मिट्टी का पीएच मान सही होना भी जरूरी है। इसके साथ ही बाग में जल निकासी की भी उचित व्यवस्था रखें। अच्छा बाग लगाने के लिए फलों की उत्तम किस्मों का ही चयन करें। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का उपयोग करें। फलों के छोटे पौधों को विश्वसनीय नर्सरी से ही खरीदें। अगर आंवला लगाना चाहते हैं तो इस महीने में आंवला के बीजों की बुआई कर सकते हैं।
अंकुरित पौधों को 1 महीने बाद क्यारियों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां वे अगले वर्ष जुलाई तक प्रवर्धन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगस्त में ही आंवला में पैबंदी कलिकायन यवी रूपी छल्ला विधि द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है। सांकुर शाखा का चयन ऐसे मातृ वृक्ष से करें जो अधिक फल देने वाला हो और कीटों एवं रोगों के प्रकोप से मुक्त हो। तो जाना आपने किस तरीके से जो वैज्ञानिक विधि है उसके ज़रिए आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं, मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर दुबे, अगर देखा जाए इस रिपोर्ट में भी हमने बताया कि अभी का जो समय है, लीची की बात करें, कटहल की बात करें, आम की हम बात करें, ये जो तमाम फल हैं इनका बड़े पैमाने पर हम देखते हैं निर्यात भी हमारे देश से शुरू हो चुका है। तो यहाँ कितनी संभावनाएँ आपको नज़र आती हैं मूल्य संवर्धन की? हाँ, देखिए, मूल संवर्धन तो सभी फसलों में, जितनी फसलें हैं, चाहे वो दाने वाली सीरियल्स हैं, गेहूँ हैं, चावल हैं, तिलहन वाली हैं, सरसों है, या जो भी तिलहन वाली परसेंट जिसमें तेल निकलता है जी, और फलों वाली में, अभी सरकार ने, आपने देखा होगा कि इसका बहुत फोकस है कि किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी की जाए जी। तो उन्होंने देखा, आपने सुना होगा कि 10,000 FPO खुल रहे हैं। FPO को मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जी। अब 2 तरीके की, एक तो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो प्राइवेट अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो जब उत्पादन ज्यादा होता है तो निश्चित है कि वो तो सस्ता ही खरीदते हैं। लेकिन अगर किसानों की ही कोई इस तरीके के उद्योग हो, फैक्ट्री हो इस प्रोसेसिंग की जी, तो वो जो मूल्य बाद में मिलेगा बेचने के बाद, वो मूल्य सीधा किसानों की जेब में आएगा जी। ये मेन तरीका है किसानों की आय बढ़ाने का। तो जो 10,000 FPO माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए थे, वो सभी क्षेत्रों में खुल रहे हैं। और विशेषता उसके ये है, हमारे किसान भाई उसको समझें, और नहीं है तो पढ़े लिखे बच्चों से या कंप्यूटर से देखें जी, और योजनाओं को देखें। यानी अब सीधा जो पहुंच है वो बाजार तक की करनी होगी किसान को। और हमारे साथ जो दर्शकों को जुड़ने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मुकेश गुजर बोल रहा हूँ MP से जी। देवास जिले से। सर, मैंने आम का बाग लगाया था, उसकी सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी, देखिए, ये क्योंकि कभी कभी राज्य का भी विषय रहता है, अनुदान की आपने बात की, इस बारे में कुछ और जानकारी डॉक्टर मीणा आप देना चाहेंगे इनको? हाँ मुकेश जी, ऐसा है जैसे आपने आम का जो बगीचा लगवाया है, तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशंस की जो स्कीम्स हैं, वो मतलब हर राज्य के हिसाब से उन पर कुछ सब्सिडियां हैं। तो आपके राज्य में जो कार्यरत ब्रांच है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स की, वहाँ आप संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से जो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी मिलेगी। जी। साथ ही डॉक्टर मीणा, जैसा भी डॉक्टर दुबे यहाँ जिक्र कर रहे थे किसान उत्पादक संगठनों के बारे में, तो उससे जुड़कर भी हम मान सकते हैं किसानों को लाभ मिल सकता है? निश्चित रूप से, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, ये बहुत ही लाभकारी, भविष्य में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। क्योंकि छोटे छोटे किसान, अगर हम आप आंकड़ों पे विदित करते हैं तो हमारे जो 70 से 85% फार्मर जो है सीमांत किसान है, जिनके पास जो है बहुत ही कम जमीन है, लेस देन 1 हेक्टर या 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। तो उनके पास जमीन कम है, उत्पादन कम है। अगर वो एक साथ एकत्रित होकर किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो बगीचों का हो, चाहे उनका मूल संवर्धन हो, जो प्रोडक्ट्स उनका आ रहा है जी, तो सारा एक सोसाइटी बना सकते हैं। जैसा कि दुबे साहब बता रहे थे कि इनका FPO को कहीं से भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन नाबार्ड से या इनके जो भी ऑफिसेज हैं जी, तो उनसे रजिस्टर्ड करने के बाद में इनका जो है एक कुछ फंड्स वो FPO दे रहा है, कुछ फंड्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो बराबर फंड्स मिलने से ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम्स है जो किसानों के लिए लाभकारी होगी और उनके जो है मूल्य संवर्धन, स्पेशली जो ये फल सब्जियों के लिए, तो ये एकदम बहुत अच्छी साबित होने वाली है। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर दुबे, आपसे और बेहतर ढंग से हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में जिक्र किया कि हमारे देश में जो स्थिति है मूल्य संवर्धन की, वो कुछ कम नज़र आती है आंकड़ों पर अगर गौर करें। क्या वजह आपको लगती है कि आखिर जो कमी है, किसान का रुझान कम रहता है या प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है? उसके 2-3 बहुत बड़े कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण उनको जानकारी का अभाव रहा, दूसरा उस जानकारी हो भी गई तो उसको हम लागू कैसे करें, कहाँ से मिले, क्रियान्वयन कैसे करें। प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है, तकनीकी विषय होते हैं, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और उस सपोर्ट के, हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। अभी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, FPO भी नया है और FPO भी 3 जगह रजिस्टर्ड हो सकते हैं जी।
देखिए, एफपीओ आपके कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, एफपीओ आपके कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और एफपीओ कुछ एनजीओ में भी रजिस्टर्ड करने की बात आगे आ रही है जी। और इसको जो किससे जुड़ना है, अब ये एफपीओ रजिस्टर्ड में आपको कहाँ से गाइडेंस मिलेगी? देखिए, जब आप एफपीओ कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो SFAC जी, ये दिल्ली में ऑफिस है, आप वेबसाइट इसकी खोलेंगे, आपको वहां जानकारी मिलेगी, फोन नंबर मिलेगा, वहां से जानकारी मिलेगी जी। आप अगर कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, वहां से आपको फुल जानकारी मिलेगी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन्हीं से मिलेगा, NCDC, SFA और नाबार्ड से, दोनों को, चाहे कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड करवाएं या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाएं, दोनों को मिलेगा। अब इसकी एक तकनीकी प्रक्रिया का लीगल प्रोसेस। डॉक्टर दुबे हम बात करेंगे। एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, शिव कुमार जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, नींबू के पौधे अभी लगाए हैं जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अभी 8 दिन हुए नींबू के पौधे लगाए हुए हैं जी। तो उसके लिए क्या प्रबंध, क्या कैसे करना चाहिए? चलिए, करीब 8 दिन ये बता रहे हो चुके हैं, किस तरह का प्रबंधन करें? अच्छा, शिव कुमार जी, आपने जो नींबू, उसमें छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं और उसकी जी, छोटे छोटे कीड़े बता रहे हैं। हाँ, जो हमें जहाँ तक समझ में आया है, उन्होंने अभी नींबू का जो है बाग लगाया है और उसमें कुछ कीड़े आ रहे हैं जी। तो शिव कुमार जी, मेरा कहना ये था कि जब भी आप बागों को लगा रहे हैं, बागों को लगाने से किसान भाई, जब एक जो जनरल मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि जैसे ही हमारा जुलाई अगस्त का महीना आता है और मानसून जैसे ही आता है तो हमारे किसान भाई जो है आनन फानन में अपने बगीचे लगाते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि जब हम गड्ढे खोदने जा रहे हैं, जिन बागों की हम स्थापना करने जा रहे हैं, जैसे हमारा ये इनका नींबू का है तो 5 बाई 5 मीटर पे, वो जैसे अभी मई जून में इनको 1 या 1.5 महीने पहले वो गड्ढे खोद लेने चाहिए थे जी। और उन गड्ढों में जो है अपना आधा भाग मिट्टी और आधा भाग गोबर की खाद भर करके और उनको भरना चाहिए था। और अगर वहाँ जैसे ये कीड़े की वगैरह बात कर रहे हैं, अगर कोई दीमक का प्रकोप है तो वहाँ जो है दीमक की दवा के लिए क्लोरोपाइरिफॉस एक दवा आती है जो उसमें उन्हें भर के रखनी चाहिए थी। अगर उनकी डस्ट आ जाती है, डस्ट नहीं तो अगर लिक्विड में है तो उससे उसको ड्रेंच करना चाहिए था। और उसके बाद में उस गड्ढे को जो है एक बार पानी से भर देना चाहिए था, जिससे वो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे दब जाती और जो भी उसके अंदर हीट जनरेट होती है, क्योंकि FYM था, तो उससे वो जो आप ये नींबू का पौधा ले रहे हैं वो उसमें सही तरीके से उसकी स्थापना होती और इस तरीके की शायद वो प्रॉब्लम नहीं आती जी। अब क्योंकि अब वो छोटा कीड़ा कोई आया है तो एफिड है या दीमक है या क्या है, वो उनसे सही से बात नहीं हो पाई है। तो अगर फिर भी अगर कोई दीमक की आई है तो आप उनमें जो है क्लोरोपाइरिफॉस एक दवा आती है, उसका जो है आप 10 से 12 ml 10 लीटर में लेकर के और उसको चारों तरफ अगर ड्रेंच करेंगे गड्ढे में पौधे से थोड़ी दूर जी, तो उस तरीके की समस्या से आपको निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो आपकी समस्या है वो खत्म हो सकती है। आवश्यकता है तो सिर्फ जानकारी लेने की, और हेलो किसान के माध्यम से भी लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं वैज्ञानिक विधि से कैसे करें बागों की स्थापना और कैसे आखिर हमारी जो किसानों की उपज है उसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है।
दोनों ही विषय के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। यहाँ डॉक्टर दुबे जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि जब मूल्य संवर्धन की हम बात करते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर जो किसान है कैसे वो अपनी उपज का या कोई भी जो उनकी फसल है उसके मूल्य संवर्धन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, देखिए पहले तो थोड़ा सा जानकारी करें, फिर देखिए एक तो व्यक्तिगत तौर से किसान यदि करेंगे तो उसकी सफलता होने में बड़ी दिक्कत है। तो अब इनको ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वही तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री के एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके माध्यम से इकट्ठे हों और सब मिलकर के एक क्लस्टर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट चुना गया है कि उस डिस्ट्रिक्ट में किस चीज के उत्पादन ज्यादा होती है, उसी उत्पादन के लिए, मार्केटिंग के लिए, भंडारण के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, तीनों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब है उसमें। अगर आप उसका प्रोसीजर देखेंगे, जो उसको बायलॉज कहते हैं या जो नियम कानून की एक उसकी किताब बनेगी, उसमें सारी चीजें ये समाहित होंगी। तो चारों तरफ से यानी उत्पादन अच्छा हो तो खाद बीज भी वो एफपीओ देगा, अच्छा पेस्टिसाइड देगा, मार्केटिंग की व्यवस्था करेगा, भंडारण की व्यवस्था करेगा और प्रोसेसिंग की व्यवस्था करेगा, जिससे किसानों की आय किस तरीके से चारों तरफ से अपनी योजनाएं लगा करके बढ़ाई जा सके। तो ये एक संस्थाएं होती हैं। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण कि देखिए किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़कर कोशिश की जा रही है किसान को फायदा मिल सके। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सीहोर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरे को अमरूद का बगीचा लगाना है जी, तो सर उसमें कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी सर उसमें? जी, कौन सी किस्म अच्छी रहेगी और क्या सावधानी बरतें डॉक्टर साहब? जीवन सिंह जी, जैसे आप अमरूद का एमपी में अपना बगीचा लगाने जा रहे हैं, तो इसमें जो है इलावा सफ़ेदा है, सरदार है, वो एक काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके अलावा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ ने 2 और अच्छी किस्में जो है विकसित की हैं, जिनका नाम ललित और श्वेता है। अगर आपको जो है पिंक कलर का उसका फ्लैश चाहिए तो आप ललित पे जाइए, सफ़ेद चाहिए तो आप जो है श्वेता और इलावा सफ़ेदा लगाइए, और इनका काफ़ी अच्छा उत्पादन है। लेकिन आपका बगीचा लगाने से पहले मैं आपको एक ज़रूर सलाह दूंगा कि अमरूद जहां आप लगाने जा रहे हैं उनकी मिट्टी का पीएच आप ज़रूर जांच कराएं। अगर उसका पीएच 8 से 9 के लगभग है या इससे ऊपर है तो उसकी मैं संस्तुति नहीं करूंगा। तो एक बार नज़दीकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रयोगशाला हैं या कृषि विभाग आपके मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, वहाँ पे भी आजकल तो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम्स चली हुई हैं, तो कहीं पे भी आप मृदा की जांच पहले करवाएं और फिर इन तरह की किस्मों को आप लगाएं, तो आपका मार्केट उसी तरफ से बनेगा। जी, साथ ही डॉक्टर मीणा जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि जो किसान तैयारी करते हैं बागों की स्थापना की, आवश्यक आप कुछ समय पहले ही जो खड्डे हैं वो खोद कर रखें, लेकिन जो किसान शायद अभी ये सोच रहे हैं कि हमें अगर अलग अलग पौध लगानी है, उन्नत किस्म हम ले आते हैं, तो वहाँ कितनी संभावनाएं रहती हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आने वाले समय में? देखिए, जब आप, क्योंकि बागानों को लगाना एक लंबे समय का निवेश है और इसकी प्लानिंग भी एक दीर्घकालीन होती है, क्योंकि आजकल का तो है नहीं है कि कोई 100-200 दिन की फसल है और कट के आप ले लेंगे। तो आपके जो बगीचे लगा रहे हैं 30 से 40 साल तक चलने वाले हैं, तो आपको उसकी प्लानिंग है, उसका उसी तरीके से आपको पहले तैयार रहना होगा। जैसे अभी भी टाइम है कि ये अगस्त सितंबर तक ये बगीचे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको सलाह दूंगा कि पहले ही आप इन सारी चीज़ों का वर्कआउट कर लें। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो हमारे किसान भाई एक गलती कर जाते हैं कि जो प्लांटिंग मटेरियल है, जो पौधा है या जो किस्म है या कलमी है या बीजू है, ये कहाँ है, वो मतलब प्लांटिंग मटेरियल एक जो है प्रमाणिक नर्सरी या प्रमाणिक स्रोत, जैसे आईसीआर के संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स की जो नर्सरी हैं, उनका जो एक्रेडिशन करता है, उनकी जो है 3 स्टार या जो भी है उनकी जो अच्छी नर्सरी है, उन्हीं से ही जो है अपना पौधा खरीदें। अदरवाइज क्या होगा कि आनन फानन में पौधे लगाए, गड्ढे खोदे, लगा दिए, दीमक आ गई या कुछ आ गया, और फिर 5-6 साल वेट करने के बाद में उसमें जो है कोई फलन नहीं आ रहा है। जो समस्या रहती है कि उन्नत किस्म का पौधा लिया लेकिन अच्छा फलन नहीं आया, तो उसको क्या होगा कि किसान को वो लॉस कर जाएगा। इसलिए एक प्रॉपर उसकी प्लानिंग होगी। और आप इनको मैं सलाह दूंगा कि भाई जहाँ पे भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये भारत सरकार के आईसीआर के अंडर जो काम कर रहे हैं, ये एक
जो है उद्यान विशेषज्ञ उनके अंतर्गत होता है। तो आप इनको जो है जब आप बगीचा लगाने जा रहे हैं उससे पहले एक बार जरूर डिस्कस करें जी। और अभी भी मैं इनको कहूँगा कि जैसे आप गड्ढे खोद देंगे 6 बाई 6 मीटर पे, और अगर इनका पीएच सॉइल का सही है तो 6 बाई 6 मीटर पे गड्ढे खोद देंगे 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के जी। और उनको 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ेंगे। फिर उसको जो है मिट्टी का भराव करेंगे, आधी जो है मिट्टी लेंगे, आधी गोबर की खाद लेंगे। अगर वो वहाँ सलाइन सॉइल है, क्षारीय मृदा है, तो उसमें थोड़ा सा जिप्सम या पायराइट्स लगाएंगे। फिर क्लोरोपाइरिफॉस की डस्ट के साथ उनको मिश्रण करके और उनको वापस भर देंगे जी। यानी योजनाबद्ध तरीके से देखिए आपको चलना होगा। और जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर मूल्य संवर्धन की तो वहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि आप प्रशिक्षण ज़रूर लें। उसके बाद ही देखिए आपका जो उत्पाद है कैसे वो आपको और ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर दुबे किस तरीके जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं? हाँ, देखिए भारत सरकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो किस क्षेत्र में किस चीज़ के आपको प्रशिक्षण लेना है ये सारा डिटेल दिया गया। जो स्किल ट्रेनिंग का है, स्किल इंडिया है, ये एग्रीकल्चर में भी है। और मेनली जो प्रशिक्षण है वो कृषि विज्ञान केंद्र भी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी दे रही हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन भी दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रशिक्षण का अलग अलग व्यवस्था है। तो इसमें जैसे आपके प्रबंधन की प्रशिक्षण लेना है, मार्केटिंग की लेना है, तो इसमें कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी जगह पर जगह हर स्टेट कैपिटल पर हैं, दिल्ली में भी हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ है इसके भी इंस्टीट्यूट्स हैं। और अब तो बढ़ावा देने के लिए सहकारी मंत्रालय भी है हमारे देश में। सहकारिता मंत्रालय भी बन गया है नया, अभी हाल में बना हुआ है। तो अब इसका और विस्तार होने वाला है, क्योंकि सहकारिता से किसान हमारे बहुत जुड़े हुए हैं। लगभग 30 करोड़ किसान जो है डायरेक्ट जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से गांव से जुड़े हुए हैं, वहां से सूचना लेना, वहां से गाइडेंस लेना उन्हें बड़ा आसान सा लगता है। तो इसलिए ये चैनल बहुत इनको काफी कोशिश यही की गई कि इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। और हमारे साथ भी देखिए लगातार जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, बाबूलाल जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, 2 साल के अंदर कौन सी फल की उत्पाद किया जा सकता है? जी, 2 साल के अंदर जो फल हैं वो मिलने लगे, उत्पादन आ जाए, कौन से ऐसे विकल्प हैं डॉक्टर मीना? जी, अगर 2 साल में ही अगर आपको फल लेना है तो जैसे आप पपीता के ऊपर जा सकते हैं। पपीता की ऐसी वैरायटीज़ आप सेलेक्ट करिए, रेड लेडी या आपकी जो है ताइवान वगैरह जी। और लेकिन उसमें भी एक समस्या रहती है कि कभी कभी क्या है, किसान कोई ऐसा बीज ले आता है और जो, क्योंकि पपीता में नर और मादा अलग अलग होते हैं जी, तो ये किस्मों का चुनाव भी उसमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो रेड लेडी या ताइवान जो लेंगे जी। और पूसा नन्ना या डार्फ भी, इसका भी चयन कर सकते हैं किसान। पूसा डॉर्फ जैसे आपके किसी छोटे एरिया के लिए अगर आप कर रहे हैं, अपने खुद के कंजप्शन के लिए, या कोई किचन एरिया है बैकयार्ड फार्मिंग में, तो वहाँ पूसा नन्ना आप यूज कर सकते हैं। तो लेकिन इनका जैसे 2 साल में अगर इनकी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये पपीता पे निश्चित रूप से जाएं जी। और वहाँ पे एक बार जैसे वो बेसिक्स चीज़ हैं, हम भी कभी जाते हैं या कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो ब्लड टेस्ट होता है। तो जब ऐसे ही हम जब पौधे लगा रहे हैं तो जब तक मृदा और पानी की उसकी रिपोर्ट्स नहीं आ पाती हैं जी, तो उससे पहले उसकी प्लानिंग थोड़ा मुश्किल होता है जी। तो पहले ज़रूरी यही कि आप मृदा की जांच कराएं। और हमारे जो अधिकतर किसान हैं उनके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है भी। डॉक्टर दुबे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हमारे किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि सभी फसल की तो उसमें जो है सॉइल टेस्ट तो कराना है, लेकिन मेनली पपीता में जल भराव नहीं होना चाहिए। ये देख लें कि जल भराव नहीं होगा, नहीं तो उसमें डैम्पिंग ऑफ जो फफूंदी है वो बहुत जल्दी आती है और फल भी तक इफेक्टेड हो जाएंगे। पहले तो पौधा ही तय है ना, तो ये ध्यान रखें कि जल भराव वाली जमीन ना हो और थोड़ा सा ऊंचाई पे हो, और जो पीएच है यानी न तो क्षारीय हो ना अम्लीय हो, यानी ऊसर भी ना हो और अम्लीय भी ना हो, तो ये टेस्ट करा लें। ये तो हर जगह मिल जाते हैं सोसाइटी। तो ये हमारा किसान भाइयों को एक थोड़ा सा सुझाव था जी। आज के समय में अधिकतर हिस्सों को अगर हम बात करते हैं तो बारिश की स्थिति, और ऐसे में ज़रूरी यही कि वहाँ पर आप जो जल की निकासी है उसकी व्यवस्था ज़रूर करें, वरना जड़ सड़न जैसे जो रोग हैं वो आने वाले समय में मुश्किल का सबब बन जाते हैं। लेकिन डॉक्टर दुबे, जिस तरीके से आपने बताया, जब प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, प्रशिक्षण लेकर हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की संभावनाएं हमारे यहाँ पर अब नजर आती हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो पूरा बहुत बड़ा स्कोप है इसका, पूरा संभावनाएं हैं। क्या इसको आगे लेके जाना ही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी फसलें लगभग फलों में भी
और सब्जियों में भी लगभग कभी कभी 30 से 40% जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, यानी मार्केट में फेंक के आते हैं किसान। और ऐसी को ही बचाने के लिए ही ये सरकार ने किसानों की ही अपनी उद्यम खोलने के लिए ये व्यवस्था बनाई है कि वो इकट्ठे हों, चाहे एफपीओ खोलें या सहकारी समिति के माध्यम से करें और अपनी एक कोई उद्योग उसी क्षेत्र में लगाएं जिसमें सरकार भी मदद करेगी। जी बिल्कुल, है ना। तो सरकार मदद करेगी और उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए भी सरकार से गाइडेंस करेगी, ट्रेनिंग भी दिलवाएगी और नए नए स्किल भी ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। अभी एनसीआई ने भी नया भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से एक नया खुलने जा रहा है, 10-15 दिन में 20 दिन में वो शुरुआत हो जाएगा। तो ये जो है हमारे किसान भाइयों से निवेदन है कि पहले वहाँ जिला कृषि अधिकारी होंगे, जिला उद्यान अधिकारी होंगे, ये जो जिले की हमारी प्रशासन है उसके सहयोग से उससे संपर्क करें। उसके बाद नाबार्ड है, नाबार्ड से सहयोग करें, उनके रीजनल ऑफिस है, और जो हमारे जिला उद्योग अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने के बाद और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ये जो नई दिल्ली में है, आप वेबसाइट खोलेंगे, उनसे संपर्क करें, एनसीडीसी से संपर्क करें, एसएफएसी से संपर्क करें, तो ये आपको गाइडेंस भी देंगे, ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, फाइनेंशियल मदद भी करेंगे और दूसरी बात आपके मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए भी व्यवस्था करेंगे। ये जो है आपको गाइडेंस करेंगे। यानी तो सारी कोशिशें हैं किसान को आत्मनिर्भर बनाने की, जिसके जरिए कृषि में आत्मनिर्भरता आ सके और हमारे जो देश है वो भी आत्मनिर्भर बन सके। लगातार जो कोशिशें हैं देखिए वो जारी हैं हर एक क्षेत्र में, लेकिन ये जो हमारे आज के विषय हैं यानी वैज्ञानिक विधि से जो बागों की स्थापना की बात है या फिर मूल्य संवर्धन पर आज हम बात कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर और ज़्यादा संभावनाएं जो हैं वो नज़र आती हैं और कैसे आप उनको अपना सकते हैं, इस बारे में भी आपको आगे हम जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हेलो किसान। सारे कॉल एमपी से ही आ रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज को हम जानकारी दे रहे हैं वैज्ञानिक विधि से नए बागों की स्थापना और साथ ही किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन।
फिलहाल हमारे साथ शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं जल्दी से। हेलो राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे 10-15 पेड़ इस पे अमरूद के हैं जी। अमरूद में 1 साल छोड़ के फल आता है सर। इस बार आपको उनका आकार छोटा लग रहा है या पहले भी छोटे आए थे? नहीं, 1 साल छोड़ के फल आता है, 1 साल फल नहीं देते हैं, पेड़ 1 साल देते हैं। ऐसा क्यों सर? उसमें क्या दवा दारू की कमी रहती है या फिर काट छाट करना पड़ेगी? जी बिल्कुल, काफी देखिए कुछ जानकारी आपको भी है, लेकिन इस जानकारी को पूरा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मीना। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है राधेश्याम जी, ऐसा है मीना साहब, आप जैसे जो अमरूद की बात कर रहे हैं, इसमें जो फूल आते हैं वो 3 बार आते हैं और एक होती है अम्बे बहार। अभी अपने ये जुलाई में आए सर, अभी फूल खिल रहे हैं। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो आपको जैसे क्या है कि जैसे 3 बार जो फूल आ रहे हैं उनको 3 बार नहीं लेकर के 1 बार लेना है। और 3 बार कब कब आते हैं मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। एक होती है अम्बे बहार जो आपके फरवरी मार्च में आएंगे, एक आएंगे अभी ये जुलाई अगस्त में जो आपके सर्दियों में पक जाएंगे, और फिर आएंगे आपके सितंबर अक्टूबर में जो आपके गर्मियों में जाके पकेंगे। तो जो आपके पहले आते हैं ना ये जुलाई अगस्त में आएंगे, क्योंकि इसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आएगा। तो इस तरीके की हटा करके आप सितंबर अक्टूबर वाले लेंगे जी। तो उसमें आपको जो है फलन होगी। और आप क्या करेंगे कि तीनों फूलों को नहीं लें, एक ही क्रॉप लें। चाहे आप अम्बे बहार लें, चाहे मृग बहार लें, चाहे हस्त बहार लें। अम्बे बहार मतलब या तो फरवरी मार्च की लें अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो। अगर पानी की सुविधा नहीं है तो आप मई जून का ये महीना है, इसमें फल मक्खी की समस्या रहती है। तो जो आपके आएगा अगस्त सितंबर में जो फूल आएगा वो आप लें, तो वो उसमें उस तरह की समस्या नहीं होगी और आपके जो है अच्छा फल आएगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ डॉक्टर मीना, अगर हमारे जो किसान हैं शुरुआत में जैसे आपने बताया कि जब किसी भी फल की जो पौध है वो लगाई जाती है, तो क्या शुरुआती अवस्था में ही किस तरह की जो रोग या बीमारी भी इनमें नज़र आ जाती है? कीटों का तो हम देखते ही हैं किस तरीके से वहाँ पर किसान निगरानी करते हैं, लेकिन किस तरह के रोग भी शुरुआत में आते हैं? हाँ देखो, रोग और कीट हैं ये तो आपके मानसून और ये आपकी आर्द्रता और इससे जुड़े हुए हैं। जब कभी भी एकदम ज़्यादा गर्मी हो जाता है, एकदम ड्राई स्पेल हो जाता है और एकदम बरसात हो जाती है, एकदम ह्यूमिडिटी होती है, तो इस तरीके की जैसे जो आपके सकिंग पेस्ट हैं जो रस चूसने वाले हैं, इसमें जैसे आपके फल मक्खी हो गया, एफिड, थ्रिप्स, ये छोटे छोटे पौधे पे आते हैं, तो इनको जो है रोकना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे इमिडाक्लोरोपिड जो कॉन्फिडोर के नाम से आती है उसका 0.05% स्प्रे कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो कीड़ा उनको डैमेज नहीं कर पाएगा जी। और ये जो कीड़ा होता है ये क्या कहते हैं कि दूसरे तरीके के वायरस जीवाणु है उनको भी फैलाता है आसपास के उसमें जी। तो वो इनका जो है निदान करते रहना चाहिए। जैसे आप जब फल पौधे आप लगा रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जस्ट आप एक बेबी को जैसे आप पालते पुलते हैं, ऐसे ही इसका एक ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर आप 10-15 दिन आपने जो है ऑर्चर्ड लगाया और अगर भूल गए तो उसमें 10-15 दिन के बाद में आप देखेंगे या तो दीमक का प्रकोप हो जाएगा या कीड़े आ गए, तो उनका रेगुलर उनका देख रेख होना जरूरी है। और उस तरीके से ध्यान रखेंगे तो इस तरीके की समस्या नहीं आएंगी। तो लगातार देखिए निगरानी आपको करनी होगी। जो दूसरी समस्या उनकी वो थी जो अमरूद की, तो राधेश्याम जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, तो आप कैसे एक तरीके का एक फसल लेंगे वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्योंकि जब अगर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिंचाई के साधन आपके पास नहीं है तो जो उसको मतलब आप सिंचाई उसमें गर्मियों के मौसम में रोक देंगे जी। गर्मियों के मौसम में रोक देंगे तो उससे क्या होगा कि एकदम पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, तो अपनी पत्तियां गिरा देगा जी। पत्तियां गिरा देने के बाद में और जैसे ही आपका मानसून का महीना आएगा इस टाइम पे उसको एकदम हल्का सा प्रून करके, और जो भी खाद संस्तुत है, कितने साल के पौधे हैं वो हम आप इनसे जान नहीं पाए, तो जो रिकमेंडेड संस्तुति की है खाद की और जो रासायनिक खाद की वो उस टाइम डालेंगे तो एकदम जो कॉपल आएंगे और फूल आएगा और वो जो है फूल इनके फल में कन्वर्ट होगा। अच्छा फलन देखिए आपको मिल सकेगा इस तरीके से। आवश्यक यही कि आप इस जानकारी को अपनाएं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। साथ ही मुनाफे को बढ़ाने के लिए मूल्य संवर्धन जो है वो भी काफ़ी आवश्यक है। और अक्सर प्रधानमंत्री जब हमारे किसानों से बातचीत करते हैं तो इस बात का जिक्र भी करते हैं कैसे वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर दुबे अगर हम बात करते हैं, जो आपने क्लस्टर अप्रोच की बात कही या एक ज़िला एक उत्पाद को हम देखते हैं, तो इससे कैसे जो किसान हैं जुड़ सकेंगे? नहीं, वो क्लस्टर जो सिस्टम इसलिए बनाया गया कि उस क्षेत्र में उस जनपद में
कौन सी फसल ज़्यादा होती, किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उसी चीज़ का उद्योग वहाँ पर प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई जाए, यानी प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लगाई जाए, तो वो जो है जिससे किसानों को, सारे किसान वहाँ पर बेच सकें, उन्हीं की फैक्ट्री होगी और उसी को मार्केटिंग कर सकें। अभी हमारे किसान भाइयों से एक और निवेदन है, देखिए मूल्य संवर्धन एक बहुत बड़ा लगता है आपको, बहुत बड़ा, ये बहुत साधारण सी बात आप कर भी रहे हैं, छोटी सी बात है। गेहूं का दलिया बना लीजिए, आटा बना दीजिए, पैकिंग कर दीजिए, ठीक सी पैकिंग करने के बाद ब्रांडिंग होगी, तो जो एफपीओ या कोऑपरेटिव होगी वो ब्रांड नेम होगा पैकिंग पे, जिससे आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी क्योंकि उत्पादन। इसी प्रकार ऑयल है, सरसों का ऑयल बना लीजिए, ऑयल पैकिंग कर दीजिए और वो ब्रांड नेम जो है, जो आपका एफपीओ ब्रांड नेम से बिकेगा। आपको मार्केटिंग में कंपटीशन भी तो करना है, तो कंपटीशन करने के लिए आपको ब्रांडिंग चाहिए और मार्केटिंग की तो इसीलिए ये कहा कि उत्पादन जब ज्यादा होगा तो उसी की यूनिट लगेगा और उसको एफपीओ नॉट ओनली मतलब केवल वहीं बेचने नहीं, एक्सपोर्ट भी करेंगे। एपीडा जो है वो इसीलिए एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट के लिए भी, वो भी इससे जुड़ेगा आगे, वो भी जुड़ेगा। और इसमें आने वाले समय में डॉक्टर दुबे हम मान सकते हैं जिस तरीके से कृषि अवसंरचना कोष का प्रावधान रखा गया है, तो उसके तहत भी सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारा कोष रखा गया है और अभी भी प्रधानमंत्री अनाउंस करते रहते हैं समय समय पर कि ये जो है एफपीओ के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, इसी मार्केटिंग, ई मार्केटिंग भी इससे जोड़ा गया है जी, बिल्कुल, कि सारा एक साथ सारे डिपार्टमेंट आके, सारी चीजें आकर के और एक ही प्लेटफॉर्म पे किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, यानी तमाम योजनाओं का जो समावेश है वो भी हमें नजर आता है किसान को और सशक्त बनाने के लिए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं देवेंद्र जी? हेलो देवेंद्र जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी सवाल पूछ सकते हैं वो अपना। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि जी मैंने अपना जमीन का टेस्ट करवाया है और जमीन उपयुक्त है और पानी हल्का सा क्षारीय है, मतलब पीएच उसका 8.2 के आसपास बताया है जी। और मैं उसमें मिक्स बागवानी का लगाना चाहता हूँ, मतलब नींबू, संतरा, केला, पपीता, आंवला, आम, अमरूद, एप्पल, बेरी, ये सब लगाना चाहता हूँ। तो ये जानना चाहता हूँ कि पौधों की डिस्टेंस एक से दूसरे की कितनी कितनी होनी चाहिए और कौन से पौधे को अलग रखना चाहिए जिसमें पानी कम चाहिए, किसमें ज्यादा चाहिए जी। यानी थोड़ा सा जानकारी चाहिए। एकीकृत कृषि को देखिए हमारे किसान जो है बढ़ावा देने की कोशिश में है। डॉक्टर मीना, क्या सुझाव आप इनको देना चाहेंगे? हाँ त्रिपाठी जी, आप अच्छी बात है कि अच्छी पहल कर रहे हैं जी, लेकिन आपने जैसे पानी का तो मुझे बताया, लेकिन आपने मिट्टी का पीएच नहीं बताया कि वो कितना है, वो थोड़ा सा बता पाए देवेंद्र जी? आपकी मिट्टी का पीएच कितना है? हेलो देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? मिट्टी का पीएच नॉर्मली वो न्यूट्रली है, 7 है कि वो 7.5 के आसपास है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ऐसा करिए त्रिपाठी जी, जैसे आपका अगर पानी का पीएच थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे वहाँ के लिए बेल, करोंदा, आंवला, इन क्रॉप्स के लिए तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी कुछ भी। और इनकी भी वैरायटी आप जो है अगेती, मध्यम और पछीती लगाइए। जैसे बेल का अच्छी किस्म लगाइए, जैसे गोमायसी, NV5, NV9, जैसे कोई मोटे साइज का है, कोई मीडियम साइज का है जी। तो जैसे क्योंकि प्रोसेसिंग का उससे लिंक होना चाहिए, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे जो है एक साथ वो मार्केट में गलत में नहीं जाए। ऐसे ही आप बेर की लगाइए, बेर की जो है अर्ली किस्म लगाइए गोला, मध्यम लगाइए केथली, लास्ट में जाइए उमरान। तो आपका जो है बेर भी आपका जनवरी से मार्च तक अवेलेबल होगा जी। और बेल हो गया आपका आंवला, आंवले में आप जो है NH7 एक वैरायटी आती है वो लगाइए। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसका आगे भी आप प्रोसेसिंग अच्छा से कर पाएंगे। जैसे कि अब इस तरीके का विषय चला ही हुआ है और आप ये आम वगैरह है वो इस पीएच में अगर नहीं ट्राई करेंगे तो अच्छा है।
बिकॉज उसमें आगे क्लोराइड्स की समस्या आ जाती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी प्लांट्स को एक आगे सफ़र करती हैं। जी बिल्कुल। तो एक लाइव एग्जांपल जैसे मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आंवला वगैरह है ये बहुत ही ड्रॉट कंडीशन में भी और सलाइन कंडीशन जो क्षारीय मृदा है उसमें सस्टेन कर जाते हैं, इजीली ग्रो होते हैं जी। और इनका जो ये आप प्लांटिंग मटेरियल है जो अच्छे संस्थान से ही खरीदिएगा, हो सकता है तो CIH बीकानेर से लीजिए। और जब इनको लगाएंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं 1 मिनट में शेयर करूंगा। जैसे आंवला है, आंवला अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो 15 से 20 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन अगर जैसे दुबे साहब बता रहे थे कि प्रोसेसिंग का ज़माना है और प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, तो जो है 1 किलो आंवला आप आंवला का लड्डू बनाएंगे तो 100 से 150 रुपए किलो बिकेगा। आंवला का जूस बनाएंगे तो 150 रुपए लीटर तक जाएगा। आंवला की जो है बर्फी बनाएंगे, आंवला का सिरप बनाएंगे, यानी हर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन हो सकता है जी। तो आप जब ये स्थापना कर रहे हैं बागों की, उसको मार्केट से पहले ही लिंक करिए, पहले से ही उसकी एक्सरसाइज कर लीजिए। और जो ये मूल्य संवर्धन करना है इसकी ट्रेनिंग्स भी पहले से कहीं ले लीजिए। ICR का इंस्टीट्यूट है CFET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो समय समय पर इन सब फल फसलों की, सब्जियों की जो है ट्रेनिंग्स देता है जी। तो वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन 3-4 फलों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। आप खजूर पे भी जा सकते हैं जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग विकल्प आपके पास हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं, ना सिर्फ बेल, आंवला, बेर, बल्कि खजूर। इसके साथ भी आपकी जो क्षेत्रीय जलवायु है उसके अनुसार आप अलग अलग जो फल हैं, सब्जी हैं, उनका चयन कर सकते हैं अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद आने वाले समय में आप प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी आगे बढ़कर इस लाभ को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम भी आगे बढ़ रहे हैं और कार्यक्रम में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं मूल्य संवर्धन को अपनाकर, और जो किसान बागवानी में रुचि रखते हैं वो कैसे वैज्ञानिक विधि से नए बागों की स्थापना कर सकते हैं। लगातार जो दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे भी डॉक्टर दुबे अगर हम देखते हैं, क्योंकि किसान का जो रुझान है वो लगातार नज़र आता है मुनाफे को बढ़ाने के लिए, वो उनकी भी कोशिश यही है कि जो लाभ है बढ़ा सकें, और उस वजह से हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी लगातार जुड़ रहे हैं। पहले एक दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी बोलिए सर। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं खरगोन से कालूराम केवड़ बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। जी बताइए। सर कटहल के पौधे मेरे को उचित दूरी बताइए जी, और किस समय लगाएंगे और उन्नत किस्में बताइए सर। चलिए बिल्कुल।
जी। और सर कितने समय में फल देने लग जाएंगे? जी, डॉक्टर विजय कुछ और जानना चाहेंगे? देखो, कटहल का जो है आप पौधे तो आप लगा सकते हैं, और IIHR बेंगलोर से इसकी अच्छी किस्में हैं, और साथ में उनके नज़दीकी आप कृषि विज्ञान केंद्र से आप इसके बारे में संपर्क करेंगे तो ज़्यादा है कि भाई आसपास में कौन सी वैरायटी आपके वहाँ ज़्यादा प्रचलित हो पा रही है जी। और इसको 8 बाई 8 मीटर पे आप लगाएं और ज़्यादा जानकारी अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से लें। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर दुबे आपसे हम जानना चाह रहे थे, जिस तरीके से जो किसानों का रुझान नज़र आता है मूल्य संवर्धन की तरफ, और उसी वजह से ना सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं वो लगातार आयोजित किए जाते हैं, बल्कि अब जो किसान हैं वो अपने स्तर पर भी कोशिश करने लगे हैं। ऐसे में किस तरीके के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं? ना सिर्फ सरकार की जो योजनाएँ हैं वो कारगर सिद्ध हो रही हैं, किसान जो अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ, ये किसान भी अपने स्तर पे काम जो प्रयास कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत कुछ प्रयास होते हैं जो अपने स्वयं के अकेले जो काम करने के हैं, लेकिन अकेले काम की एक सीमा होती है जी, और उसमें उनको प्रॉफिट वो केवल स्वयं का होगा, लॉस भी केवल स्वयं का होगा। लेकिन सरकार का जो अभी ध्यान है, उनका फोकस ये है कि व्यक्तिगत तौर से तो बढ़े, लेकिन एक ग्रुप एक्टिविटीज हो, यानी सब मिलके काम करें संगठन में। उससे क्या हो, संगठन में उस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो हमारे युवा हैं जो उनको तकनीक जो सीख के आए हैं, जो इंजीनियर हैं, जो प्रोसेसिंग में बीटेक किए हुए हैं या जो मैनेजमेंट में काम किए, वो सारे मिलकर के उसी में इन्वॉल्व होंगे, और फिर ये जो उद्योग डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज उद्योग होंगे या ब्लॉक वाइज उद्योग होंगे, तब ये सर्वाइव होंगे। यानी ये प्रमुख कारण है। हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो ये उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में जो स्टार्टअप है वही है। जब भाई किसान देखिए उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर तकनीक का बात आ जाएगी, जहाँ पर एक प्रोफेशनल, यदि बहुत अच्छे व्यवसाय करने की बात, ये तो जो हमारा युवा है जो पहले से ये एजुकेशन ले चुका है, उसकी ट्रेनिंग ले चुका, वो जब उन्हीं संस्थाओं से जुड़ेगा, यही मेन जो छिपा हुआ उसके फोकस है कि उस क्षेत्र के जो युवा हैं जो अच्छे उस प्रोफेशनल या स्किल ले चुके हैं, या स्किल के ट्रेनिंग भी सेंटर खुल रहे हैं कि वो युवा ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग लेके आए, क्योंकि किसान तो ओल्ड एज हो गया, वो ट्रेनिंग लेके आएगा तो वो कुछ दिन काम करेगा। लेकिन जब सरकार का फोकस है या जो बुद्धिजीवियों का फोकस है, ये कह रहे हैं जो यंगस्टर हैं, यानी युवा किसान जो आए और वो तकनीक करके वैज्ञानिक तरीके से और अच्छे तरीके से सही चीज को समझ के, कंप्यूटर भी उन्हें आता है, नॉलेज भी गेन कर लेंगे, मार्केटिंग भी बढ़िया करेंगे, तो वो सब इन्वॉल्व होंगे उस उद्योग में, और फिर उस उद्योग की जो सफलता है वो और होगी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे किसी जो बीटेक है या MBA है, उससे अब कहें कि जाइए अभी धान की रोपाई हो, वो करिए, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वही धान के अगर प्रोडक्ट बनेंगे, चावल पैकिंग होगी या और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो मार्केटिंग के लिए बॉम्बे, कलकत्ता या विदेश से ऑर्डर लेके वो आ जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रयास होंगे, वही किसान की जो आय बढ़ाने का मुख्य स्रोत होगा। अकेले किसान अगर होंगे तो एक सीमा ही होती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा स्रोत, 2 गुना का नहीं, कई गुना किसानों की आय बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब ना सिर्फ सरकार का जो फोकस है इसी पर है कि किस तरीके से किसानों की आय ना सिर्फ दोगुनी बल्कि उससे भी ज़्यादा अगर संभावनाएं हैं तो उसको बढ़ाया जा सके, और हमारे जो किसान हैं वो भी अलग अलग योजनाओं को अपना रहे हैं और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आज आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही जुड़े रहें। तो देखिए, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ली। अब चलिए हम आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जिससे आप सवाल तैयार करें। कल आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन के बारे में, और साथ ही बात होगी पशु में प्रजनन संबंधी समस्या एवं निवारण की। अगर आपके पास कोई अपना सवाल है, सुझाव है, वो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और फिर यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं।
और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही अब आपको बता दें, आप हेलो किसान कार्यक्रम को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर सारी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से भी मिल जाएगी, कभी भी कहीं भी। साथ ही दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रत्तो, ये दिलेरो रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे? वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहाँ परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल? कौन सी बरतें सावधानियां? जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल? विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। त्रिपुरा के जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা
বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই मिले। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।